सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है लक्ष्य 450 प्लस बैच में, जिसमें साइंस सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट में आज डे 3 है। इससे पहले डे 1 और डे 2 और ये आज डे 3 है। डे 3 में हम लोग गोलीय दर्पण से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको हम ये सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ा चुके हैं, उसके समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण के गुण के बारे में पढ़ा चुके हैं, ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है। उसके बाद आपको प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ गोलीय दर्पण से। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे देखिए, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए, जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है ना। एक वो खोखला गोला है, ठीक है ना, इस तरीक़ा से खोखला है। इसको हम काट दे इस तरीक़ा से एगो गोल दर्पण बनेगा। सॉरी, इस तरीक़ा से एगो स्फेरिकल, है ना, बनेगा। ठीक है, और यदि इसको हम बीच से काट दे इस तरीक़ा से बीच से काट दे, तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, यानी ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। तो इसी में हम यदि इसके बाहरी कलई कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हो गया, और इसमें अंदर कलई कर देते हैं, इसका बाहरी भाग उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण हो गया। यानी देखें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है उसे क्या कहते हैं, धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है। ठीक, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी मतलब उठी हुई रहती है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ को हम जैसे गोलीय दर्पण के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल क्या है, स्फेरिकल मिरर है। इसको हम बीचों बीच से काट दे, इसको हम क्या करें, बीचों बीच से इस तरीक़े से काट दे। ठीक है, बीचों बीच से काट रहे हैं, क्लियर। इस तरीक़े से बीचों बीच से काट दे, ये कट नहीं रहा है, हाँ, इस तरीक़े से बीचों बीच से काट कर इसको हम अलग कर दें, और इसको जो भैया है हम इसको अलग कर दें। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण को हम बीचों बीच से काट दिए। अब इसमें जो है पीछे कलई कर दे रहा है, इसमें पीछे कलई कर दे रहा है, देखिए पीछे कलई कर रहा है ना। तो इसका देखिएगा, ये परावर्तक सतह हुआ, तो इसका परावर्तक सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका परावर्तक सतह क्या है भाई, धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसमें हम इसके अंदर कलई कर दे रहे हैं, है ना, अंदर कलई कर दे रहे हैं, अंदर कलई कर दे रहे हैं, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। देखिए इस साइड बाहर में उठा हुआ है ना, तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे बाबू, उत्तल दर्पण। इतना पॉइंट को समझ में आया। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहे, माने उठा हुआ रहे। ठीक है ना, यानी जब भी इसी पर लाइट पड़ेगा और इसी से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई रहे उसे हम उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या रहे, धंसी रहे, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर इतना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इतना समझ में आ गया गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। जैसे आप देख सकते हैं ये हम ही है, ठीक है ना, यहाँ दर्पण लगाया गया है। ठीक है, यहाँ भी दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण है, लम्बडेड दिखाई दे रहा है। परवोलिक दर्पण क्या होता है, परवोलिक दर्पण, इसके बारे में समझते हैं। वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होते हैं, ये दर्पण जो होगा पूर्णतः जो है गोल नहीं होगा। ठीक है ना, पूर्णतः गोल नहीं, लम्बडेड होता है। ठीक है ना, उसको हम परवोलिक दर्पण कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमको यहाँ से आगे नहीं पढ़ना है, बस हमको ये जानकारी लेना है कि परवोलिक दर्पण भी होता है
हमको विस्तृत रूप से जो 10th क्लास में पढ़ना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, डिफरेंट टर्म रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, है ना। वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या, इन सभी के बारे में हम आपको यही बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा इधर से कोई समझिए ये ध्रुव हो गया, मानकर चलिए ये ध्रुव है ना। यहाँ से देखिए ये हमने एक लाइन लिया तो ये ध्रुव हो गया, और ये एम और ये एम डैश, तो ये दर्पण का द्वारक हो गया। पहला पॉइंट इसमें दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक है ना, द्वारक सारा चीज समझाएंगे। एपर्चर ऑफ मिरर, मिरर ऑफ एपर्चर बोल भी सकते हैं इसको, दर्पण के द्वारक। और कोई प्रधान अक्ष, देखिए जैसे दर्पण के द्वारक हो गया, और इससे दर्पण से कोई प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटे को उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यहाँ होता है वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, फोकस है। और फोकस और ये ध्रुव है, ध्रुव को पी से पोल, इंग्लिश क्या होता है, पोल, ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है बाबू, पोल, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जो कि छोटा एफ से सूचित करते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या, देखिए ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। इसमें देखेंगे तो ये अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या सामने होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसका फोकस दूरी भी सामने ही होता है। अभी समझा रहे हैं, फिर समझो, एक एक पॉइंट को हम लिखवाने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो इसका वक्रता फोकस इसका पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी इसका क्या होता है, पीछे ही होता है। ठीक है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये दर्पण से टकराकर इधर ही लौट जाती है, लेकिन हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पकड़ती है, जो कि हम इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक कटान कह सकते हैं, काल्पनिक इससे बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, इस तरीक़ा से। ठीक है, इस तरीक़ा से ये जो है ये डैश डैश में दिखाएंगे हम, इसलिए मिटका दिए। ठीक है, ये फोकस और ये मेरा वक्रता केंद्र। तो यहाँ देखिए ये ध्रुव होता है, और ये एम और ये एम डैश दर्पण के द्वारक। ठीक है, अभी समझिए, एक एक पॉइंट को हम लिखवाने वाले हैं। ठीक है, ये ध्रुव, यहाँ ध्रुव पी और ये फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट को आप समझो। अब आते हैं, इतना समझ में आ गया होगा तो फिर से यहाँ समझते हैं। गोलीय दर्पण से विभिन्न संबंधित विभिन्न पद में आते हैं। तो देखिए वही कुछ नहीं किया गया है, यह फिगर के माध्यम से यहाँ सारा चीज़ समझाया गया है। जैसे यहाँ देखोगे तो ये पीछे कलई किया गया रहता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहाँ है, सामने है, ये ध्रुव है। ठीक है ना। ये कौन सा मिरर है, ये अवतल दर्पण है। यहाँ देखोगे तो ये उत्तल दर्पण है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पीछे है, इसका फोकस भी पीछे ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। आइए देखते हैं, पहला हेडिंग आप बनाइएगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के खोखले गोले का केंद्र बिंदु होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अभी कुछ नहीं समझ में आया, समझिए। ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इस अवतल दर्पण में सामने बन रहा है। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में इसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे बना है। समझ में आ रहा है ये चीज़। वक्रता केंद्र का यदि डेफिनेशन कोई पूछे तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, देखिए ना, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्रुव। गोलीय दर्पण पर केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ, जैसे इसमें आओगे तो ये ध्रुव होता है, ये गोलीय दर्पण है, और इसका केंद्र बिंदु कहाँ है, यहाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा है जी। ठीक है,
अब आते हैं अगला वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आते हैं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से समझिए, वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? ये ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ ना, और ये वक्रता केंद्र हुआ। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी फोकस दूरी भी आएगा, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। प्रधान अक्ष भी आएगा, तो प्रधान अक्ष केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर? इतना पॉइंट आएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलो, हाँ देखो आ ही गया। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, यहाँ लिख लीजिएगा द्वारक, ठीक है। एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का वह हिस्सा जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। यदि यहाँ बात करें तो जब भी लाइट पड़ेगा ना, तो इसके यहाँ ऐसा थोड़ी है कि यहाँ लाइट पड़ेगा, यहाँ लाइट पड़ेगा तो ये परावर्तन होगा, नहीं। इसके जहाँ तक इसका सीमा है दर्पण के द्वारक, देखिए यहीं तक यहाँ लाइट पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण के द्वारक कहते हैं। समझ में आया? वह दर्पण का वह हिस्सा जिससे प्रकाश परावर्तन होता है क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुख्य फोकस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही मस्त टॉपिक है। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस या फोकस दूरी, कनकेव मिरर, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण में इनकैनकेव मिरर, ठीक है। ये आप देख रहे हो तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए ना, ये प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी ना, ये प्रधान अक्ष हुआ, ये प्रधान अक्ष। तो जिस बिंदु पर काट रही इसी को तो कहते हैं फोकस, इसको क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण में देखोगे तो ये प्रधान अक्ष से आएगा, ये परावर्तित हो जाएगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर काटती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। यानी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है, बड़ा एफ से। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जो कि फोकस दूरी हम पहले ही समझाए थे। आप लोगों को नहीं समझाए थे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। देखिए ये फोकस हुआ और ये ध्रुव हुआ, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और ये प्रधान अक्ष हुआ, और प्रधान अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आके प्रधान अक्ष को कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इतना पॉइंट समझ में आया? बोलो। इसे फोकसांतर भी कहते हैं। इसे प्रायः छोटा एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी जो होता है उसको फोकसांतर भी कहते हैं और इसे छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। क्लियर? उत्तल दर्पण में देख लेते हैं इनकैनकेव मिरर। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये परावर्तित हो गया और ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, देखिए ना, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जो कि छोटा एफ से सूचित करते हैं। इसे फोकसांतर भी कहते हैं, इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। इतना क्लियर हो रहा है? अब जो होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, है ना, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है ना, चाहे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। इसके बारे में हम जो है प्रूफ कराएंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।